हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे यूनिट एंड क्वांटिटीज़ के बारे में। रेडियो एक्टिविटी में क्या क्या यूनिट कन्वेंशनल थी और कौन सी यूनिट एसआई, ये हम पार्ट थर्ड में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले के दो पार्ट में हमने काफ़ी कुछ कंटेंट डिस्कस कर लिया है। ये हमारा कंटेंट था जिसमें आज हम यूनिट एंड क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो देखिए, यूनिट एंड क्वांटिटीज़ में सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्या क्या यूनिट्स हैं हमारी। तो देखिए, एक्सपोजर होता है, एक्सपोजर की यूनिट आपकी होती है रॉइंसन कन्वेंशनल, और एसआई यूनिट में आप कूलम पर केजी। ठीक है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। ठीक है, इसी को शॉर्ट में हम कन्वेंशनल टाइम में आरएडी, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, यही इसको हम एब्जॉर्ब डोज के नाम से भी जानते हैं। तो एब्जॉर्ब डोज की कन्वेंशनल यूनिट थी रेड और एसआई यूनिट है ग्रे। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट डोज, इक्विवेलेंट डोज में आपका कन्वेंशनल यूनिट था रैम, आपकी एसआई यूनिट है सीवर्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इफेक्टिव डोज जिसकी एसआई यूनिट है सीवर्ट, कन्वेंशनल नहीं थी। ठीक, फिर उसके बाद रेडियो एक्टिविटी में आपकी कर्मा है और रेडियो एक्टिविटी का आपका जो कन्वेंशनल था वो क्या था, क्वीरी। ठीक है, और अभी के टाइम पे क्या है, बैकवेरल। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर और डिस्कशन डीप करते हैं। ठीक है, ये यूनिट मतलब कैसे कैसे आपकी मेज़र होती हैं वो भी देखेंगे। तो और उसके बाद आपका क्या है, कर्मा। ठीक है, कर्मा, और उसकी अभी ऐसा यूनिट क्या है, ग्रे। अब हम देख लेते हैं कि इन यूनिट्स का मतलब ये होती कैसे हैं आपकी, मतलब ये यूनिट्स या इनकी फुल फॉर्म क्या है, और आपको मैं ये भी बताऊंगी इसकी ट्रिक क्या है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, सारी अगर आप कन्वेंशनल और ऐसा यूनिट में कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो ये याद रखिए, आप जो कन्वेंशनल यूनिट होती हैं वो ज़्यादातर आर से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, आप एक्सपोजर का देख लीजिए, रोइंसन है, आप रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज उसी के नाम से बना हुआ है आर ए डी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी यही होती है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट डोज, तो इक्विवेलेंट डोज जो है उसका शायद मैंने फुल फॉर्म यहाँ लिखा भी है, ये देखिए, ये REM जो होता है ना, इसका होता है फुल फॉर्म रेडिएशन इक्विवेलेंट इन मैन। ठीक है, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो रेडिएशन इक्विवेलेंट इन मैन, हमने पहला जो मतलब ट्रायल लिया था ना वो मैन पे लिया था, तो मतलब ये तो हमने देखा था किसी ह्यूमन पे, तो इसीलिए इसको REM बोलते हैं। ठीक है, ये यूनिट का एक्चुअल मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक, फिर उसके बाद हमने ऐसा यूनिट लिया सीवर्ट। ठीक है, फिर इफेक्टिव डोज का भी यही है। अब इक्विवेलेंट डोज का आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए, AD इंटू RF और QF। ठीक है, या RF को QF भी बोल सकते हैं, मतलब जैसे इसमें होता है ये रेडिएशन फैक्टर। अगर रेडिएशन फैक्टर नहीं लिखा होता है किसी किसी बुक में तो उसको हम क्वांटिफाइंग फैक्टर भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो भी हम देख लेंगे। एक बार सारे पॉइंट्स आप देख लीजिए। AD की फुल फॉर्म होती है एब्जॉर्ब डोज, RF का फुल फॉर्म होता है रेडिएशन वेटेड फैक्टर या क्वांटिफाइंग फैक्टर। ठीक है, इफेक्टिव डोज आपका जो होता है उसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट डोज मल्टी टिश्यू वेटनिंग फैक्टर, TF। ठीक है, ये होता है टिश्यू वेटनिंग फैक्टर। एक ग्रे आपका 100 रेड के बराबर होता है, एक सीवर्ट आपका 100 रैम के बराबर होता है, एक बैकवेरल आपका 1 DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है, एक क्यूरी आपका 3.7 इंटू 10 पे पावर 10 आएगा यहाँ पे, 37 अगर लिखा होता तो 10 पे पावर 9 आता। तो ये इसके बराबर होगा। फिर इसमें आपका दे रखा है कर्मा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास। ठीक है, और आपकी दे रखा है रैम। ठीक है, इसके बाद तो अब हम देख लेते हैं कि आखिर आपका ये जो है इसके बारे में फर्दर डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट्स कैसे कैसे आपकी हैं। देखिए, रेडिएशन जो होता है ना, रेडिएशन मैं आपको लिख के समझाती हूँ। देखिए, जो आपका रेडिएशन होता है ना वो आपका दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपका एयर में, ठीक है, और एक होता है आपका टिश्यू में मेज़र। ठीक है, तो जो हम एयर में मेज़र करते हैं और टिश्यू में कौन कौन से मेज़र करते हैं। ठीक है, तो देखिए, एयर में हम मेज़र करते हैं क्या, एक्सपोजर, और टिश्यू में और एयर में और क्या है, एक तो हम मेज़र करते हैं एक्सपोजर। ठीक है, और क्या मेज़र करते हैं, एयर कर्मा। ठीक है,
तो ये हम एयर में मेज़र करते हैं, ठीक है। और टिश्यू में हम क्या मेज़र करते हैं, हम मेज़र करते हैं एब्जॉर्ब डोज, ठीक है, इक्विवेलेंट डोज, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, ठीक है, इक्विवेलेंट डोज। और हम क्या मेज़र करते हैं, इफेक्टिव डोज। कैसे मेज़र करते हैं, क्या मतलब होता है, वो भी मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। ये आपका इफेक्टिव डोज भी मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझिए कैसे होता कैसे है ये प्रोसेस, ठीक। देखिए आपका जो रेडियो एक्टिविटी हुई, आपकी जो रेडियो एक्टिविटी, आपको पता है क्या होता है। इससे पहले वाली जो हम एक बार एक टॉपिक, ये टॉपिक्स देख लेते हैं, हमने इससे फर्दर क्या क्या डिस्कस कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए जो रेडियो एक्टिविटी होता है, ये देखिए हमने मॉडल्स डिस्कस कर रखे हैं सारे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, ये देखिए सारे मॉडल्स डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर बहुत क्लियरली समझा रखा है क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रेडियो एक्टिविटी डिस्कस कर लिया है पार्ट सेकंड में, ठीक है, कैसे डिस्कवर हुआ, क्या हिस्ट्री थी इसकी। तो देखिए पहले हम बात, रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, ठीक है। कोई चीज़ आपकी डिसइंटीग्रेट होती है ना, और एमिट करती है आपका रेडिएशन किसी भी फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी रिलीज करती है, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इसके अलावा हमने इसमें डिके भी डिस्कस कर रखे हैं सारे, अल्फा डिके, बीटा डिके, उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ये सब भी डिस्कस कर रखा है। अब हम वापस अपने यूनिट एक बार देख लेते हैं। देखिए ये जब आपकी होती है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, तो कुछ चीज़ डिसइंटीग्रेट होती है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है, जब उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है तो आपकी एनर्जी जो रिलीज़ होती है ना, तो जितना एरिया पर यूनिट हम उसको मेज़र करते हैं ना, पर यूनिट के हिसाब से कितना हुआ है, उसको हम बोलते हैं फ्लुएंस, FLUENCE, फ्लुएंस, ठीक है, फ्लुएंस, ठीक। आपका फ्लुएंस क्या बताता है, आपका वो अमाउंट होता है एनर्जी का या पार्टिकल्स का जो पर यूनिट एरिया रिलीज हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, DN/DA, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, सबसे पहला स्टेप था आपका रेडियो एक्टिविटी हुई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का होता है बैक्वेरल यूनिट, और बैक्वेरल का क्या हमने अभी देखा था, 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 DPS, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको समझ में आया सबसे पहला स्टेप क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। तो 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 DPS, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फ्लुएंस देखा, ठीक है, फ्लुएंस आपका, फिर उसके बाद आपकी जो गामा रेज निकली, ठीक है, जो मतलब जो आपकी रेज निकली ना, वो क्या हो जाती हैं अनचार्ज। पहले कुछ रेज आपकी अनचार्ज पार्टिकल होती हैं, लेकिन टिश्यू में जाके कुछ रेज क्या हो जाती हैं आपकी आयोनाइज्ड हो जाती हैं। तो आपकी जो काइनेटिक, तो उसमें एक जो हम जैसे रेडियो एक्टिविटी होती है, तो हमने उसमें ये देखा था कि हमारी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो एनर्जी आपका अनचार्ज पार्टिकल के क्या फॉर्म में रिलीज हुआ है और फिर बाद में आयोनाइज हो रहा है। तो अगर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है ना पर यूनिट मास, हमारे पर यूनिट मास, ये टिश्यू है ना, इसमें इतना आयोनाइज होके रेडिएशन इस टिश्यू में कितना निकला है, इसको हम बोलते हैं कर्मा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास। हमारी टिश्यू में कितना आयोनाइज होके रेडिएशन निकला है, ये आपका टिश्यू मान लीजिए आप इसे, ठीक है। इसमें कितना, ये आपका थर्ड स्टेप, ठीक है। तो आप कर्मा समझ गए, ठीक है। आपका जो रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले क्या हुआ था, आपका रेडियो एक्टिविटी हुआ, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, इसमें आपकी एनर्जी एमिट हुई, एनर्जी एमिट आपके अनचार्ज थी, मतलब पर यूनिट कितना हुआ वो आपका फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये अनचार्ज पार्टिकल थे, जब ये रेडिएशन में मतलब ये आयोनाइज होंगे ना, तो जब ये आयोनाइज होंगे तो ये कितना टिश्यू में जाके आयनाइज होंगे पर यूनिट। ये अगर आपका टिश्यू है तो यहाँ पे कितना आयनाइजेशन निकल रहा है, इसको हम कर्मा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कर्मा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद अब आप देखिए कि इसमें
फिर उसके बाद क्या होगा, अब कर्मा हो गया। अब जैसे आयोनाइजेशन, इसमें किसी भी टिश्यू में आयोनाइजेशन निकलेगा ना, तो उसमें कितना एब्जॉर्व कर रहा है वो टिश्यू पर्टिकुलर, एब्जॉर्व कितना कर रहा है, डोज। ठीक है, AD। तो ये होता है आपका एब्जॉर्व डोज, इसको हम रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपका देखिए एब्जॉर्प्शन। अब आप इसमें बेसिक कंसेप्ट ये समझिए, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव डोज में आपको समझाने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से समझिए। ये देखिए आपका टिश्यू, ठीक है, टिश्यू ने आयोनाइज हुआ, उसके बाद ये हो गया आपका कर्मा, ठीक है, आयोनाइज कितना हुआ, और फिर उसके बाद आपका कितना एब्जॉर्व किया, ये आपका एब्जॉर्व डोज हो गया। लेकिन एब्जॉर्व डोज जो एब्जॉर्व रेडिएशन कर रहा है, तो उसका रेडिएशन का इफेक्ट होता है, अलग अलग रेडिएशन का अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे अल्फा रेज का अलग टिश्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, गामा रेज का अलग टिश्यू पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये टिश्यू एब्जॉर्व करने के बाद उससे कितने दिनों तक इफेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसे कि आपका एब्जॉर्ब डोज आपको शॉर्ट टर्म कंडीशन बता देगा कि इतना इतना रेडिएशन एब्जॉर्ब हुआ है, लेकिन उस रेडिएशन से आपका टिश्यू पे इफेक्ट क्या पड़ा, जैसे कि आपके रेडिएशन से कैंसर वगैरह कॉज होता है, तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाता है आपको, सिर्फ एब्जॉर्ब डोज क्या बताएगा, शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताएगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताएगा। ठीक, तो अब आपको अगर ये जानना है ना कि जो टिश्यू पर रेडिएशन गया है उसका इफेक्ट कितना है लॉन्ग टर्म में, कि कैंसर वगैरह का, या फिर आपका मतलब अल्फा रेस का क्या अगर पड़ती हैं तो क्या इफेक्ट है, या गामा रेस पड़ती हैं तो उसका इफेक्ट अलग क्या है, तो टिश्यू पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव डोज। ठीक है, फिर उसके बाद है, तो इसीलिए इसको हम मेज़र मालूम है किससे करते हैं, क्वांटिफाइंग फैक्टर से। ठीक है, क्वांटिफाइंग फैक्टर क्या होता है, उसमें जैसे आपका अल्फा रेस का वैल्यू अगर 1 है, सपोज आपका या फिर आप मान लीजिए आपका गामा रेस का 1 है। ठीक है, गामा रेस का 1 है, और अल्फा रेस का इफेक्ट का जो क्वांटिफाइंग फैक्टर है वो है 20 सपोज। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो पेनिट्रेट कर जाती है ना आसानी, सपोज ये टिश्यू है, ये चीज़ आसानी से वैसे, तो ये इसका इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पेनिट्रेट कर गया। लेकिन जो शॉर्ट वेवलेंथ वाले होते हैं ना, मतलब जैसे ये अल्फा रेज होते हैं, तो इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि ऑब्जर्व ज़्यादा हो जाती हैं और इफेक्ट देखने को मिलता है उनका टिश्यू पर। ठीक है, तो क्वान्टिफाइंग फैक्टर अलग अलग रेडिएशन में अलग अलग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है इफेक्टिव डोज। ठीक है, इफेक्टिव डोज अब आप समझिए ऐसे, इसके फॉर्मूले से समझाती हूँ मैं आपको। एक और चीज़ मैं बताना आपको भूल गई थी, इक्विवेलेंट डोज आप इसमें रेडिएशन फैक्टर या क्वांटिफाइंग फैक्टर दोनों लिखते हैं ना, तो जो आप सपोज अलग अलग रेज आई हैं, ठीक है, जैसे ये टिश्यू है, इसमें अल्फ़ा रे आई है, सपोज अल्फ़ा रे आई है, और इसमें आई है आपकी गामा रे भी। ठीक है, गामा रे। अब अगर हमें ये भी देखना है ना कि हमें अल्फ़ा रे जितना इफेक्ट चाहिए गामा रे से, तो हमें कितना अल्फ़ा रे या गामा रे उसके बराबर करने के लिए देना पड़ेगा, तो इस चीज़ को भी ये आपका इक्विवेलेंट डोज बताता है। ठीक है, कितना इक्विवेलेंट करने पे उसके जैसा ही इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी इक्विवेलेंट डोज आपको बताता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपका अभी एक और कुछ रह गया है, आपका रह गया है इफेक्टिव डोज। ठीक, तो अब हम देख रहे थे इक्विवेलेंट, और तो आपको समझ में आया इक्विवेलेंट और इफेक्टिव डोज में डिफरेंस क्या है। देखिए ये टिश्यू है, इसमें एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, ठीक है, एब्जॉर्ब डोज बताएगा। फिर उसका लॉन्ग टर्म टिश्यू पे क्या इफेक्ट है वो आपका इफेक्टिव डोज बताएगा। इसीलिए जो इसका फॉर्मूला होता है ना, वो होता है इक्विवेलेंट डोज मल्टीप्लाइड बाई TF। मतलब आप पहले ही इसमें इक्विवेलेंट डोज पता लगा चुके होते हैं। मतलब इक्विवेलेंट डोज क्या है आपका, अगर कोई डिफरेंट रेज हैं उनका, अगर जैसे एक रे का ज़्यादा इफेक्ट है टिश्यू पे और दूसरे जितना, अगर दूसरी रे है उसका इतना इफेक्ट नहीं है, तो उसका इफेक्ट डालने के लिए हमें और कितना रेडिएशन देना पड़ेगा। ये होता है आपका इक्विवेलेंट डोज। मतलब आप उसको अगर इक्विवेलेंट करना चाहें तो कितना कर सकते हैं उसका और फिर उसके बाद
उस रेडिएशन का टिश्यू पे क्या इफेक्ट है, इसके लिए होता है इफेक्टिव डोज, कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो आप समझ गए। इसीलिए इसमें हम TF भी लेते हैं, टिश्यू फैक्टर, टिश्यू वेटनिंग, आपका टिश्यू पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसका फॉर्मूला इसीलिए ऐसा होता है, और इसका फॉर्मूला सिर्फ ऐसा होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट डोज का फॉर्मूला सिर्फ एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाइड बाई RF या QF, ये एक ही चीज़ है, ठीक है, डिवाइडेशन का साइन नहीं है ये। और बाकी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये थी सिर्फ आपकी यूनिट का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड था कि आप सिर्फ मैम आप यूनिट्स के बारे में बता दीजिए डिटेल डिस्कशन, तो मैंने कहा ठीक है। तो अब ये आप मैं इसमें थर्ड पार्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल में क्या बताया है, यूनिट्स बताई हैं। तो अब आप इस पार्ट ये जो हम PPT है ना, वो अब हम और पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड प्लीज़ कंटिन्यू टू विजिट द सीरीज फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू सो मच, बाय बाय। And also please subscribe my channel. Thank you, bye bye.